नमस्कार, स्वागत है आपका बेस्ट क्लासेस में। मेरा नाम है लुकेंद्र सिंह ठाकुर और हम पढ़ रहे हैं एमपी बोर्ड क्लास 12 का इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में चैप्टर मैक्रो इकोनॉमिक्स का थर्ड कर रहे हैं और वैसे देखेंगे तो चैप्टर 8 पे पहुंच चुके हैं ना। तो नाम क्या है, मनी एंड बैंकिंग। तो वैसे देखने मतलब लाइन से अगर देखेंगे सीक्वेंस में माइक्रो मिलाकर तो चैप्टर 8 थे, पर मैक्रो का ये थर्ड चैप्टर है। तो कुछ बुक में अलग अलग मिलते हैं चैप्टर, तो जैसे क्लास वीडियो में हम बात कर चुके हैं, तो आपको अपनी बुक में देखना है और मार्किंग जो है आपकी एनसीईआरटी के हिसाब से आती है, तो ये एनसीईआरटी के हिसाब से चैप्टर्स है। तो दो अलग अलग पार्ट में बटा हुआ है चैप्टर, तो अपना ये दो वीडियो के अंदर आपका पूरा चैप्टर ये भी होगा। एक में मनी पढ़ेंगे और दूसरे में अपन बैंकिंग पढ़ेंगे, ठीक है। तो मनी क्या चीज़ है भाई, बहुत ही मस्त चीज़ है है ना, पैसा। तो मनी जो है एक ऐसा कहे टोकन है जो कि गवर्नमेंट द्वारा आपने गवर्नमेंट ने बनाया होता है किसी भी देश के टोकन, और उसके बदले आप कुछ भी खरीद और बेच सकते हैं, ठीक है। तो मतलब आप उसके बदले क्या कर सकते हैं, कोई भी एक चीजें एक्सचेंज कर सकते हैं, तो खरीदना भी सकते हैं और बेच भी सकते हैं। तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज इसको एक बोल सकते हैं, और भी इसमें आती है, तो डेफिनेशन देखते हैं जरा लाइन से। तो मनी में बी डिफाइंड एज एनीथिंग विच इज जनरली एक्सेप्टेबल एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, तो जो कि एक्सेप्ट करा जाएगा मीडियम ऑफ एक्सचेंज, एंड एट द सेम टाइम एक्ट एज अ मेजर स्टोर ऑफ वैल्यू और स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट। तो ये क्या चीज होती है, तो वह भी आगे देखेंगे। तो अभी पहली बात समझ के आ गए होंगे कि मनी मतलब एक टोकन है जो गवर्नमेंट ने इशू करा होता है, गवर्नमेंट ने बनाया होता है, लीगलाइज करा होता है, जिसके बदले कुछ भी खरीदा जा सकता है और बेचा जा सकता है। दूसरा क्वेश्चन आता है फंक्शंस ऑफ मनी। तो फंक्शंस पढ़ने से पहले हम ये देखते हैं कि मनी से पहले क्या चलता था। तो मनी से पहले चलता था बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम जैसे कि आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, 10th क्लास में भी सुना होगा। तो बार्टर सिस्टम का मतलब होता है एक गुड के बदले दूसरा गुड लेना, उसे क्या बोलते हैं, बार्टर सिस्टम। तो बार्टर सिस्टम जो है पहले यूज होता था, अभी नहीं होता। तो पहले क्यों, अब क्यों नहीं होता, तो उसके कुछ कारण है, तो उसमें कुछ कमियां थी। उन्हें बोलेंगे अपन क्या, इसकी लिमिटेशंस या डिफिकल्टीज इन्वॉल्व इन बार्टर सिस्टम। तो पहला था लेक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। तो मतलब दो कोई चीजें, तो उनको मेजर करने की कॉमन यूनिट नहीं थी। जैसे कि अगर मैं बात करूं, तो मेरे पास ये पेन है, तो एक पेन है और ये इंक है। तो इंक जो है लिक्विड फॉर्म में रहती है, तो लीटर के फॉर्म में आती है, और ये क्वांटिटी के फॉर्म में पेन, एक पेन, दो पेन, ऐसे चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कॉमन मेजर नहीं है कि कितनी बड़ी आपको बॉटल चाहिए इंक की और कैसा आपको मेजर करना है। तो मेजर करने के लिए कोई एक चीज नहीं, जैसे कि 1 किलोग्राम में नापा जा रहा है, 1 लीटर में नापा जा रहा है, तो कॉमन चीज नहीं है ना। पहले के टाइम पे जैसे कि आपने कुछ मान लो कि अनाज अनाज गेहूं लेके गए, है ना, या फिर आप मान लेते हैं राइस है, चावल। तो चावल के बदले आपको कुछ मान लो शूज चाहिए, तो जरूरी थोड़ी कि चावल के बदले शूज की जो वैल्यू है वो सेम होगी, है ना, क्योंकि चावल केजी में है और शूज क्वांटिटी में देखा जाता है। चलो, इसके बाद आता है अपना लेक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। तो लेक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट का कहने का मतलब होता है, हैंग हो गया नहीं, हाँ ठीक है। तो लेक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट का कहने का मतलब है कि आप जो चाहते हैं उसके बदले में आपको वही मिलेगा, ऐसी भी कोई जरूरत नहीं है। मान लो आप चावल लेके निकले हैं और आपको मार्केट में जाके जो है कुछ खरीदना, शर्ट खरीदना है ना, तो जरूरी कि आपको शर्ट मिल जाएगी, नहीं ना। तो हम जो चाहते हैं वो मिल जाए, ऐसा भी कोई जरूरी नहीं है। सामने वाले को कुछ और चाहिए, उसके बदले वो उसको मिल जाए, ऐसा भी जरूरी नहीं है। इस चीज को बोला जाएगा लेक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, और ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछ चुके हैं पहले। फिर लेक ऑफ स्टेटस ऑफ डेफर पेमेंट। तो डेफर पेमेंट का मतलब अलग अलग तरीके से पेमेंट, जैसे कि बाद में पेमेंट कर सकते हैं, या क्रेडिट में पेमेंट कर सकते हैं, पॉसिबल है क्या, नहीं ना। मान लो आपने शर्ट ले ली, बोले उधार दे दो भाई, बाद में दे देंगे पैसे। तो वो सामने वाला पहले तो ये बोलेगा पैसे दोगे कैसे, किस तरीके से पेमेंट करेंगे। तो एक ही समस्या थी। फिर लेक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू, मतलब कि आप जैसे पैसों को मटके में भर के जमीन में गाड़ सकते हैं स्टोर करने के लिए ना, छुपा के रखने के लिए। ऐसे पहले के टाइम पे बार्टर सिस्टम में कोई आपके पास करेंसी चीज, कोई पर्टिकुलर चीज तो थी नहीं, तो उसको आप कहाँ करें, स्टोर करें। तो स्टोर भी नहीं कर सकते थे। और कितने याद हो गए, डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी से कहने का मतलब आप डिवाइड भी नहीं कर सकते। और डिफिकल्टी इन एक्सचेंज ऑफ सर्विस, तो सर्विस के बदले एक्सचेंज करना तो बहुत ही पॉसिबल इम्पॉसिबल था। सर्विस क्या होता है भाई, तो सर्विस आपको पता ही है ना, कटिंग वगैरह जो भी कुछ करवाते हैं, तो सर्विस हो गया। तो सर्विस के बदले कितना क्या करना है, ये कुछ भी क्लियर नहीं था, है ना। तो ये आपके सारे पॉइंट्स हैं। फिर आते हैं अपन काय पे, जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर में से पूछने के चांसेस रहते हैं, वो है फंक्शंस ऑफ मनी। मनी के क्या फंक्शंस है, क्या काम का है। तो दो मेन फंक्शन है, एक प्राइमरी कहलाएगा और दूसरा है सेकेंडरी। प्राइमरी फंक्शन मतलब मेन फंक्शन। तो मेन फंक्शन तो आपको पता ही है, पैसे एक्सचेंज करना है, कुछ भी खरीदना है तो बदले में क्या देना, पैसे देना है। एग्जांपल के तौर पे आपने नारियल पानी खरीदा, तो बदले में क्या देना होगा, पैसे देना होगा। तो ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज हो गया। अगर आप बेच रहे हो तो पैसे लोगे। फिर दूसरा, किसी भी चीज की कॉमन वैल्यू को मेजर कर सकते हैं, मतलब किसी भी चीज की वैल्यू को क्या कराया जा सकता है, मेजर कराया जा सकता है। तो जैसे कि आप लोग अगर प्राइस,
नाप सकते हैं, सीधी सी बात है। जैसे चावल की बात करें तो चावल अलग अलग रेट पे आते हैं, है ना। 80 रुपीज़ के जी हो गया, 84 रुपीज़ के जी हो गया, 64 रुपीज़ के जी हो गया, 65 रुपीज़ के जी हो गया पर के जी। तो ये आपके अलग अलग मेजर्स है, मेजर कर सकते हैं। तो कॉमन मेजर करने के लिए एक तरीका हो गया, पर के जी के हिसाब से आप क्या कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं। चलिए इसके बाद सेकेंडरी फंक्शन देखते हैं। तो स्टैंडर्ड डेफर्ड पेमेंट, डेफर्ड पेमेंट मतलब आप किसी को उधार देना है या अलग अलग पेमेंट करना चाहते हैं, डिफरेंट टाइप से ब्याज पे पैसा देना है, इंटरेस्ट पे पैसा देना है, तो ये सारी चीजें आप इसके जरिए कर सकते हैं। स्टोर ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू पहले ही बता दिया मैंने आपको, मटके में भर के जमीन में गाड़ दो मतलब वैल्यू के स्टोर कराया जा सकता है इसको, है ना। तो अलमारी में वगैरह में भी आप गोदरेज में छुपा के रख सकते हैं। ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, ट्रांसफर मतलब किसी को आप देना चाहे तो दे सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं, ठीक है। डायरेक्ट पैसा के बदले पैसा दे दो। ट्रांसफर में आपका ये भी मान सकते हैं, डॉलर को आपको कन्वर्ट कराना तो वो भी हो सकता है। फिर कॉन्टिजेंट फंक्शन है, कॉन्टिजेंट से कहने का मतलब बाद में वाले होते हैं, जो बाद में बन सकते हैं। वो सभी फंक्शन कौन से हैं, कॉन्टिजेंट, ठीक है। तो बाद वाला काम क्या क्या है, तो 4-5 काम यहाँ पे लिखे हुए हैं, चाहे तो आप याद रखें, नहीं भी तो याद रखें तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एग्जाम में प्राइमरी फंक्शन और सेकेंडरी फंक्शन के 5 पॉइंट लिखना होंगे। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 4 और 5 आपको इनको एक्सप्लेन भी करना है, एक्सप्लेन भी करना है भाई। 4 मार्क्स में मैक्सिमम क्वेश्चन है, मान लो 4 मार्क्स का ही आ गया, तो 4 मार्क्स में क्या होता है, वर्ड लिमिट रहती है 120 वर्ड्स। तो 120 वर्ड्स में क्या लिखोगे, 4-5 पॉइंट के नाम लिखोगे कि एक्सप्लेन भी करना है। तो यही सोचना है अपने को कि इनको एक्सप्लेन भी करना है। तो एक्सप्लेन कैसे करेंगे, मैंने आपको समझा दी, आपको बस बुक से रीड करके एक बार इसको गो थ्रू करोगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। कॉन्टिजेंट आपको मैं नॉर्मली बता देता हूँ, मैक्सिमम प्रॉफिट टू द प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर अपने प्रॉफिट के लिए ज्यादा से ज्यादा रेट में बेच सकते हैं। कंज्यूमर को सेटिस्फेक्शन आपको अच्छे से देना है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन आराम से हो सकता है। प्राइस मैकेनिज्म, डिमांड एंड सप्लाई में जो प्राइस वगैरह निकाल रहे थे उसके लिए है। लिक्विडिटी, कैश का फॉर्म में लिक्विडिटी बनाई जा सकती है। और क्रेडिट के लिए उधार लेना और उधार देना, इसमें दोनों एक काम में आता है। तो ये आपके और भी एक्स्ट्रा फंक्शन है, ठीक है। देन आता है मनी का, बस इतना ही है क्या, मनी छोटा सा ही है मनी तो वैसे तो, है ना। हाँ, तो मनी, सप्लाई ऑफ मनी, तो सप्लाई ऑफ मनी या मनी सप्लाई इसको बोलते हैं। सप्लाई ऑफ मनी और मनी सप्लाई भी एक काम का टॉपिक है। मनी सप्लाई क्या है असल में, देखो करते हैं, आपको एक चीज और बता दूं, अपने यहाँ पे देश में इशू कौन कर रहा है करेंसी, तो आरबीआई पूरा इसका क्रेडिट लेता है कि आरबीआई बोलता है कि सतर्क रहे, सचेत रहे है ना। नहीं, आरबीआई ने इसके अलावा ये भी बोला है कि हम मोनोपोली क्रिएट करेंगे, मनी प्रोडक्शन हम ही लोग करेंगे देश में, मनी सप्लाई जितना है हम ही करने वाले हैं, और हमारे से ही पैसा जाने वाला है। तो मनी देश में अपने जितना भी छापने का, पेपर करेंसी छापने का काम है वो आरबीआई का है। तो एक क्वेश्चन ये आता है कि 1 रुपए के नोट और जो कॉइन्स होते हैं वो कौन प्रिंट करता है, तो उसको प्रिंट करने का काम गवर्नमेंट का है। तो गवर्नमेंट 1 रुपए के नोट और करेंसी प्रिंट करता है, और 1 रुपए के अलावा जितने भी आपके करेंसी नोट्स हैं वो सब आरबीआई प्रिंट करेगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछते हैं। तो आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, सेंट्रल बैंक कहलाएगा अपना, तो सेंट्रल बैंक हमें आगे पढ़ना है। चलिए सप्लाई ऑफ मनी देखते हैं। तो सप्लाई मनी के लिए हमारे मतलब अब ये पैसा देखना है कि देश में कितना सप्लाई करा जाएगा, है ना। तो सप्लाई के लिए आपको ये देखना होता है कि किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे, एक पर्टिकुलर टाइम, जैसे कि आपने मान लिया अभी 8 बजे आप वीडियो देख रहे हो, ठीक है। 8 पीएम पे अपने वीडियो आते हैं डेली, है ना। तो 8 पीएम पे आप वीडियो देख रहे हो, और 8 पीएम पे 8 पीएम पे अपने देश की पब्लिक के पास कितना पैसा पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में रखा हुआ है, वो कहलाएगा आपका क्या, मनी सप्लाई। क्या कहलाएगा, मनी सप्लाई। तो टोटल स्टॉक ऑफ मनी, स्टॉक है, स्टॉक ऑफ मनी है इन सर्कुलेशन हेल्ड बाय पब्लिक एट द गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। अब इसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड हैं, तो वो आपको इंक्लूड आगे पढ़ेंगे। तो उम्मीद है ये वाली डेफिनेशन समझ में आ गई। इन सर्कुलेशन आर हेल्ड बाय पब्लिक एट ए गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। सप्लाई ऑफ मनी डज नॉट इंक्लूड, तो इसके अंदर क्या इंक्लूड नहीं होता है वो भी देखें। तो डज नॉट इंक्लूड कैश बैलेंस हेल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। तो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, जैसे कि आरबीआई और स्टेट गवर्नमेंट जितनी मतलब अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई, बीजेपी सरकार है अभी मोदी जी की, और स्टेट गवर्नमेंट में हर स्टेट में अलग अलग गवर्नमेंट है, तो इनके पास जितना भी कैश बैलेंस है उसको इंक्लूड इसमें नहीं करते हैं। एंड स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय बैंकिंग सिस्टम ऑफ कंट्री, और इसके अलावा बैंकिंग सिस्टम के पास भी जो पैसा है उसको भी इंक्लूड नहीं करा जाता है, आज दे आर नॉट इन एक्चुअल सर्कुलेशन ऑफ द मनी कंट्री। तो इनको इंक्लूड इसलिए नहीं करते क्योंकि ये सर्कुलेशन में नहीं है, ये उन लोगों ने होल्ड करके रखा हुआ है, ठीक है। कैसे मेजर करते हैं, तो मेजर आपको याद रखना है, इसको मेजर करने के चार मेजर्स बनते हैं, M1 M2 M3 करके। तो मैं आपको, पहला कौन सा मेजर है, M1 है, ठीक है।
तो 4 मेजर्स बनते हैं, तो आप मैं हाईलाइट करते जाता हूँ, देखते आएंगे। तो पहला आता है M1। M1 से कहने का मतलब मनी सप्लाई पहला वाला कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक, पब्लिक के पास जितनी करेंसी है इसमें प्लस करेंगे नेट डिमांड डिपॉजिट बाय कमर्शियल बैंक्स, तो डिमांड डिपॉजिट्स एंड अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई, अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई या सेंट्रल बैंक, ठीक है। तो यहाँ लिखा नहीं है, मैं लिख देता हूँ, अदर डिपॉजिट्स विद सेंट्रल बैंक। तो ये 3 चीजों को इसमें इंक्लूड करना होगा, तब जाके आपका क्या बनेगा, अपना M1 का मेजर मतलब मेजर 1 निकाल सकते हैं सेंट्रल बैंक। तो मनी सप्लाई निकाल रहे हैं हम लोग, देश में मनी सप्लाई कितना है। तो कौन कौन सा है, फिर से करेंसी एंड कॉइन हेल्ड बाय पब्लिक, पब्लिक यानी कि हम लोग के पास जितनी करेंसी और कॉइन्स हैं, है ना, रखे हुए हैं, प्लस करेंगे क्या चीज, डिमांड डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट ऑफ पब्लिक विद सेंट्रल बैंक, तो डिमांड डिपॉजिट विद ऑफ पब्लिक विद सेंट्रल बैंक, है ना, विद द बैंक, और डिमांड डिपॉजिट विद द बैंक, और तीसरा है आपका अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई या अदर डिपॉजिट विद सेंट्रल बैंक, ठीक है। फिर मेजर करने का दूसरा तरीका है M2। क्या नाम है, M2। M2 जो है आपका क्या करते हैं, तो M2 के अंदर असल में इसमें हम लोग सेविंग, आपका पोस्ट ऑफिस जो होते हैं, पोस्ट ऑफिस के पास भी क्या होता है, सेविंग होती है, मतलब वहां पे भी अकाउंट खोल सकते हैं, बैंकिंग की तरह काम करता है पोस्ट ऑफिस आज भी। उसमें भी 3 तरह के अकाउंट आप खुलवा सकते हैं। तो 3 तरह के अकाउंट कौन कौन से होते हैं, तो सेविंग अकाउंट हो गया, लिखते आते हैं चलो, सेविंग अकाउंट हो गया भाई। सेविंग के बाद दूसरा अकाउंट होता है करेंट अकाउंट, और थर्ड अकाउंट होता है आपका सेविंग करेंट और अपना फिक्स डिपॉजिट्स, ठीक है। तो 3 टाइप के अकाउंट आप जनरली खुलवा सकते हैं। तो हम अभी ये चीजें पोस्ट ऑफिस में भी ओपन होती हैं, तो उसको भी इंक्लूड कर लेते हैं। तो मतलब कि अगर इन तीनों के अलावा हम इसी में एक और जोड़ दें, पोस्ट ऑफिस सेविंग डिपॉजिट्स, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, M2 बन जाएगा। तो मतलब M1 के तीनों, तो इसलिए यहाँ लिख दिया M1 प्लस पोस्ट ऑफिस सेविंग डिपॉजिट्स। एक तीसरा बन सकता है टाइम डिपॉजिट्स ऑफ, टाइम डिपॉजिट्स मतलब फिक्स डिपॉजिट से है, टाइम डिपॉजिट से मतलब क्या है, फिक्स डिपॉजिट से। तो M3 बन जाएगा कि M1 में हम पोस्ट ऑफिस के अलावा क्या कर दें, फिक्स डिपॉजिट्स का पैसा भी ले लें, तो M1 प्लस टाइम डिपॉजिट्स ऑफ कमर्शियल बैंक, ठीक है क्या। और अगर आप इन दोनों को मिला दें, पोस्ट ऑफिस और टाइम डिपॉजिट्स को, तो M1 प्लस पोस्ट ऑफिस प्लस टाइम डिपॉजिट, तो ये आपका बन जाता मेजर कौन सा, M4। तो सिंपल सा है भाई, 3 तो है आपका, कौन सा, करेंसी एंड कॉइन हेल्ड बाय पब्लिक, अदर डिमांड डिपॉजिट विद बैंक एंड अदर डिपॉजिट विद आरबीआई या सेंट्रल बैंक। इसमें हम प्लस कर दें पोस्ट ऑफिस को, और तो आपका बन जाएगा M2। अगर इसमें हम प्लस कर दें आपका टाइम डिपॉजिट्स मतलब फिक्स डिपॉजिट्स ऑफ कमर्शियल बैंक, तो बन जाएगा M3। और अगर हम इन तीनों में उन दोनों को ऐड कर दें, पोस्ट ऑफिस और टाइम डिपॉजिट को, तो आपका बन जाएगा M4। बस इतना सा है, ठीक है क्या। तो यहाँ पे आपका पूरा जो है मनी का कॉन्सेप्ट खत्म होता है, इतना सा। तो मेन मेन कॉन्सेप्ट थे आपके सारे ही। फिर बात करते हैं हम लोग आपका क्या है, बैंकिंग एंड बैंकिंग सिस्टम। तो इंडिया में आपके पास 2 तरह के बैंक देखने को मिलते हैं पहली तो, और ये वर्ड आया कहाँ से, तो एक इटालियन वर्ड था बैंको, कौन सा, बैंको, वहां से वर्ड निकला हुआ है बैंक, ठीक है। तो कई लोग इटालियन, कई लोग फ्रेंच वर्ड भी है, तो उसका भी यूज करते हैं। तो बैंको एक इटालियन वर्ड है, उससे निकला है आपका वर्ड बैंक। होता क्या था, तो इटली में जो नदी के किनारे मार्केट लगता था, तो वहां पे एक व्यक्ति बैठा करते थे। वो क्या करता था व्यक्ति, सभी का, दुकान वाले जितने थे उनका पैसे को स्टोर करके या सुरक्षित रखता था, क्योंकि उस टाइम पे ऐसा कोई सिस्टम था नहीं कि संभाल के रखा जाए। तो बैंक वाला का जो मतलब बेंच पे जो व्यक्ति बैठता था, वो क्या करता था, सभी के पैसों को संभाल कर रखता था। तो वहां से एक सिस्टम बनता चला गया, बैंकिंग सिस्टम, है ना। तो वो उसका काम हो गया कि लोगों के पैसे को सुरक्षित रखना, और उनको जरूरत पड़ने पर उनको पैसा क्या करना है, प्रोवाइड करना है। तो ये आपका हो गया बैंक। अब इंडिया में 2 टाइप के बैंक है मेन, सेंट्रल बैंक एंड कमर्शियल बैंक, ठीक है। तो इंडिया में 2 टाइप के बैंक है, सेंट्रल बैंक एंड कमर्शियल बैंक। तो अपने को दोनों के बारे में 1 बाय 1 पढ़ेंगे, और ये अपना रहेगा नेक्स्ट क्लास में। तो आप क्या करो, देखो, तो एक तो वीडियो को लाइक करो और शेयर करो, है ना। और अगर कोई पहले ही पढ़ना चाहता है एडवांस में जल्दी से, तो वो ऑलरेडी कोर्स पे हो चुका है, तो वो वहां से पढ़ सकता है, वरना अपना यूट्यूब पे भी आने वाले 10 से 15 दिन के अंदर पूरा सिलेबस हो जाएगा। तो आज इतना ही करेंगे। देखने के लिए थैंक यू। अगर मैं आपकी थोड़ी भी हेल्प कराया तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। बाय बाय, टेक केयर।